हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थांडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे। यह जो सिद्धांत है यह सीटेट की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यानी कि जो ये थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जो होते हैं वो सीटेट की परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। चाहे वो प्राइमरी लेवल की परीक्षा हो या जूनियर लेवल की परीक्षा, यहाँ से जो प्रश्न हैं वह ज़रूर देखे जाते हैं। यह जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, यह सीटेट सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, एस टेट, केवीएस, एनवीएस और जो डी ट्रिपल एस बी तथा अन्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो अधिगम का सिद्धांत है वह क्या होता है। तो जो हार्गेन के अनुसार, हार्गेन एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार जो सीखने के सिद्धांतों में मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया की सैद्धांतिक व्याख्या की जाती है। यानी हार्गेन एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया कि जो भी सीखने के सिद्धांत हैं उनमें मुख्यतः जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि कैसे सीखा जाता है, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की जाती है। इसकी जो सैद्धांतिक व्याख्या होती है वह सैद्धांतिक व्याख्या की जाती है। सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य उस सैद्धांतिक गवेषणा से होता है, यानी जो सीखने के जो सिद्धांत से तात्पर्य होता है उस सैद्धांतिकता से होता है। जो सीखने का स्वरूप क्या है, प्राणी क्या सीखता है, क्यों सीखता है आदि प्रश्नों के उत्तरों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी कि जो सीखने का जो अधिगम का जो सिद्धांत होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि इन किन बातों का पता लगाया जाता है या कौन सी बातों के बारे में जानकारी दी जाती है कि सीखने का स्वरूप क्या है, प्राणी क्या सीखता है और क्यों सीखता है तथा कैसे सीखता है आदि प्रश्नों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम के सिद्धांतों के प्रकार। यानी जो अधिगम के सिद्धांत हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अनेकों प्रकार के अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से जो सबसे पहला सिद्धांत है जिसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, यानी जो अधिगम के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में जो सबसे पहला सिद्धांत है जिसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी व्यक्ति अथवा प्राणी के सामने कोई समस्या आती है तो वह उसके समाधान के लिए भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करता है। यानी कि जो उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति अथवा जो प्राणी होता है उसके सामने अगर कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को क्या कहते हैं, उसे उद्दीपन कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति को उद्दीपक या स्टिमुलस कहा जाता है। यानी उद्दीपन या स्टिमुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्दीपन या स्टिमुलस कहा जाता है। तो वह उसके समाधान के लिए भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करता है। यानी कि जो प्राणी होता है या जो व्यक्ति होता है उसके सामने अगर कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या को समाधान के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है कि किसी तरह से मैं यहाँ जो हमारे सामने जो समस्या आई है इस समस्या का समाधान हो जाए। इन अनुक्रियाओं में एक ऐसी अनुक्रिया भी होती है जो उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। यानी कि जो ढेर सारी अनुक्रियाएं करता है उन सभी अनुक्रियाओं से उसकी जो समस्या होती है वह दूर नहीं होती है, लेकिन उनमें से एक विशेष ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा एक ऐसा विशेष अनुक्रिया होती है, ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा वह जो समस्या आई हुई है उस समस्या का समाधान हो जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। यानी कि जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक जी, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। यानी कि जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे हम बात करते हैं। इन्होंने सन 1998 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में अपने अधिगम सिद्धांतों का उल्लेख किया। ये इनकी जो पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, ये पूछी जाती है कि एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो किसकी पुस्तक है, तो वह पुस्तक किसकी है? वह पुस्तक थॉर्नडाइक की है। जबकि सन 1913 में प्रकाशित पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांतों का अधिक स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। यानी कि जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको सन 1998 में इनकी जो पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस उसमें इस सिद्धांत का उल्लेख किया। और सन 1913 में इनकी जो दूसरी पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांतों का और अधिक स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया। इस सिद्धांत को अधिगम का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत,
तथा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है इसे अधिगम का संबंध सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि ये सभी इसके उपनाम हैं। यह पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है उसे अन्य और किस नामों से जाना जाता है। तो इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इत्यादि नामों से यह जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में। यानी कि जो थॉर्नडाइक जी थे इन्होंने जो प्रयोग किया था तो उसमें इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें इन्होंने बिल्ली ली और एक बॉक्स रखा, उस बॉक्स में इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मछली के मांस का टुकड़ा रखा। तो इन्होंने इस प्रक्रिया के द्वारा अपना जो प्रयोग था वह किया ताकि जो बिल्ली होती है वो प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीख सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थॉर्नडाइक के द्वारा समस्या समाधान की तकनीकी जानकारी के लिए किए गए प्रयोग के तहत एक प्रयोग में एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि एक जो बिल्ली है उसको पिंजरे में इन्होंने बंद कर दिया और दूर प्लेट में खाना रखा होता है। यानी दूर प्लेट में खाना जो कि एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था और जो बिल्ली थी वह भूखी थी। भूखी बिल्ली को खाना पाने के लिए पिंजरे में बने एक लीवर को दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल सकता है और वह खाना पा सकती है, परंतु तरीके की जानकारी ना होने के कारण भूखी बिल्ली पिंजरे के अंदर बहुत उछल कूद करती है। यानी जो बिल्ली थी वह भूखी थी और जो खाना था वह बाहर रखा हुआ था और वह पिंजरे में बंद थी और पिंजरे में एक दरवाज़ा लगा हुआ था जो कि एक जो लीवर होता है उस पर पैर रखने से वह खुल जाता है। तो जो बिल्ली थी वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है, उछल कूद करती है, जो भी दरवाजे होते हैं उसकी जो भी सटकनी होती है उसको खींचती है, जबड़े से काटती है, गुर्राती है, नाखूनों से फर्श को खरोचती है। परंतु एक बार दुर्घटनावश उसका जो पैर होता है वह लीवर पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो इस प्रकार बिल्ली ने भोजन पाने की जो समस्या का समाधान था वह संयोगवश प्राप्त कर लिया। इसे ही प्रयास करके गलतियों से सीखना कहा जाता है। यानी जो बिल्ली थी वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की पिंजरे में खाना पाने के लिए, क्योंकि वह भूखी थी तो उसने उसमें उछल कूद की, पिंजरे में इधर उधर दौड़ी, इधर उधर भागी और विभिन्न प्रकार की क्रिया। फिर उसका जो पैर है वह अचानक लीवर पे पड़ जाता है और वह जो दरवाज़ा होता है वह खुल जाता है और दरवाज़ा जब खुल गया तो वह बाहर निकल के जो उसने भोजन था वह प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार उसका संयोगवश जो था उसका जो दरवाज़ा खुल गया। इसे ही प्रयास करके गलतियों से सीखना कहा जाता है। यानी उसने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए बिल्ली ने उछल कूद करके अंदर और फिर प्रयास करने के बाद उसने सीखा, पैर उस लीवर पे पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। इसी प्रकार यह प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहते हैं कि उसने विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए और भूलवश उस लीवर पे उसका पैर पड़ा और वह दरवाज़ा खुल गया। तो यह थॉर्नडाइक का प्रयोग था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने विभिन्न प्रकार के सीखने के नियम भी दिए। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम कौन कौन से दिए? इन्होंने सीखने के जो नियम दिए वो दो प्रकार के थे। 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने अभ्यास का नियम दिया, अभ्यास का नियम, दूसरा इन्होंने प्रभाव का नियम दिया और तीसरा इन्होंने तत्परता का नियम दिया। अभ्यास के नियम के अंतर्गत इन्होंने यह बताया कि लगातार अभ्यास करके किसी भी कार्य को सीखा जा सकता है। यानी कि जो बालक होता है वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जब अभ्यास करता है तभी जा करके वह किसी भी कार्य को सीख सकता है। प्रभाव का नियम इन्होंने क्या बताया कि प्राणी सीखते समय जिन क्रियाओं का परिणाम अच्छा होता है उसको चुन लेता है और जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता है उसको छोड़ देता है। इसी छोड़ने और चुनने की क्रिया को जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने प्रभाव का नियम कहा। तीसरा इन्होंने जो मुख्य नियम दिया वह तीसरा मुख्य नियम था तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इन्होंने यह बताया कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित जो तत्परता का नियम होता है वह स्नायु तथा उसकी संवहन इकाइयों की शारीरिक क्रिया प्रणाली से संबंधित होता है। यानी कि जब तक कोई बालक होता है वह क्रिया करने के लिए तत्पर रहता है, जब तत्परता दिखाता है तब वह आसानी से उन क्रियाओं को सीख लेता है। तो यह इनके 3 मुख्य नियम थे। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। यानी जो तीसरा था वह तत्परता का नियम था। फिर इन्होंने 5 जो थे वो गौण नियम बताए। गौण नियम इन्होंने कितने बताए? गौण नियम इन्होंने 5 बताए। पहला इनका जो गौण का नियम था वह है आवृत्ति का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम,
तीसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, चौथा है संबंधित परिवर्तन का नियम और पांचवा है आत्मीकरण का नियम। इस प्रकार इन्होंने जो नियम दिए, उन्होंने थॉर्नडाइक ने 2 नियम, सीखने के 2 नियम दिए। जो पहला था वह मुख्य नियम था। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और जो दूसरा था गौड़ का नियम, गौड़ के नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 नियम दिए। पहला आवृत्ति का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा था बहुप्रतिक्रिया का नियम, चौथा था संबंधित परिवर्तन का नियम और पांचवा अंतिम था आत्मीकरण का नियम। इस प्रकार जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने सीखने के नियम दिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत स्तंभ मानता है। यानी कि जो यह सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यह सिद्धांत उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत स्तंभ मानता है। यानी कि जो सीखना होता है वह उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा ही होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत शिक्षण कार्य में प्रेरणा को अधिक महत्व देता है। यानी जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है वह शिक्षण कार्य में प्रेरणा को अधिक महत्व देता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों पर प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो कम बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं, जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, तो वो बार बार प्रयास करके सीखते हैं। तो यह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। तो यानी कि वो बार बार प्रयास करते हैं, फिर उनसे त्रुटियां होती हैं, फिर वो प्रयास करते हैं, फिर त्रुटियां होती हैं। तो इस प्रकार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा बार बार करके जो कम बुद्धि लब्धि वाले जो प्रभावशाली ढंग से जो बालक होते हैं वो प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है, इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियमों को प्रतिपादित किया। यानी कि उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव या परिणाम का नियम। और दूसरा इन्होंने जो बताया वह गौड़ नियम थे, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 नियम बताए थे। फिर अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कमियां। यानी कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं उपयोगिताएं तो थी ही, इसके साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी थीं। यानी कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक थे, दूसरे अन्य मनोवैज्ञानिक, उन्होंने थॉर्नडाइक के इस प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को एनालिसिस किया और उन्होंने पाया कि इसमें जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। ये कमियां निम्नलिखित प्रकार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो छात्र है वो केवल प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ही नहीं सीखता है। यानी कि जो छात्र होते हैं वह केवल प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ही नहीं सीखते हैं, बल्कि सूझ एवं अन्य मानसिक क्षमताओं के द्वारा भी सीखा जाता है। यानी ये जो इनकी कमी बताने वाले थे, ये मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्टवादी। यानी जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो छात्र होते हैं वो केवल प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वो सूझ के द्वारा, किसी कार्य को सूझ के द्वारा एवं अन्य मानसिक क्षमताओं के द्वारा भी वो सीख सकते हैं। दूसरी कमी बताई गई कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने में अधिक समय लगता है। यानी कि जो प्रयत्न एवं भूल के द्वारा जो सीखा जाता है उसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि जो बालक होता है वो बार बार गलतियां करता है, बार बार त्रुटियां करता है, फिर प्रयास करता है, तो इसमें अधिक समय लग जाता है। तो प्रयत्न एवं भूल द्वारा जो सीखना होता है उसमें समय अधिक लगता है। अगली जो इनकी कमी थी, अगली कमी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन पशुओं पर प्रयोग करके किया गया है। यानी कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की जो अगली कमी है, इसमें बताया गया है कि यह जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन है यानी इसका जो प्रयोग है वह पशुओं पर किया गया है। अतः यह सिद्धांत मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि यह सिद्धांत किसी भी मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पशुओं पर ही किया गया है। इसीलिए यह सिद्धांत मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। अंतिम और लास्ट जो कमी बताई गई, इस सिद्धांत में निहित अभ्यास के नियम का प्रायः दुरुपयोग होता है। यानी कि यह जो सिद्धांत है इसमें जो अभ्यास के नियम बताया गया है, तो उसमें निरंतर अभ्यास किया जाता है, उसमें प्रायः दुरुपयोग किया जाता है, यानी उसमें समय का दुरुपयोग होता है, समय अधिक लग जाता है। अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट है कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की जो शैक्षिक उपादेयता, यानी कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसका शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण के क्षेत्र में क्या योगदान है, शिक्षण के क्षेत्र में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की शैक्षिक उपादेयता, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की शैक्षिक उपादेयता महत्वपूर्ण है। यानी कि जो थॉर्नडाइक के शैक्षिक जो सिद्धांत है उसकी जो शैक्षिक उपादेयता है, यानी कि शिक्षा में जो उसकी उपयोगिता है वह महत्वपूर्ण है। सामान्य जीवन में
और अनेक अनुसंधानों में इस सिद्धांत का प्रयोग होता रहता है। यानी कि सामान्य जीवन हो या अनेक अनुसंधान कार्यों में हो, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो सामान्य जीवन में और अनेक संसाधन अनुसंधानों में इस सिद्धांत का प्रयोग होता रहता है। गणित के शिक्षण में प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही प्रारंभिक अवस्था में बालकों को गणित सिखाई जाती है। यानी कि जो गणित होता है वह प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ही बालक सीखता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो गणित का शिक्षण होता है उसमें जो बालकों को गणित सिखाई जाती है वो प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ही सिखाई जाती है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी इस विधि द्वारा बालकों को पढ़ाया और सिखाया जाता है और सिखाया जाना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक कक्षाओं के जो बालक होते हैं उनको प्रयत्न एवं भूल के द्वारा यानी प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा ही उनको पढ़ाया और सिखाया जाता है। तो ये सब जो भी पॉइंट्स हैं ये थांडाई के सिद्धांत की शिक्षण के क्षेत्र में जो उपयोगिता होती है उसको दर्शाते हैं। इसके द्वारा यह जो सिद्धांत होता है वो कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों पर प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कम बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं वो प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं शिक्षक के क्षेत्र में इसकी उपादेयता की, तो यह जो सिद्धांत होता है वह गणित, विज्ञान तथा दर्शन आदि जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों में उपयोगी होता है। यानी कि यह जो सिद्धांत होता है वह प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना होता है। तो जो गणित होता है, विज्ञान होता है इत्यादि जो विषय होती हैं उनको इस सिद्धांत के द्वारा सीखा जा सकता है। तो यह था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थांडाई के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में, जिसको हमने बहुत ही कम समय में और आसानी के साथ में समझा और हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से अधिक इसको शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आप देख लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।